सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने पॉलिटिकल फंडिंग पर एक बड़ी लगाम लगाई, लेकिन क्या सच में ये वर्डिक्ट ट्रांसपेरेंसी लेकर आया या फिर एक और पॉलिटिकल ड्रामा का आरंभ हुआ? इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, जिसे पहले ब्लैक मनी को व्हाइट मनी कन्वर्ट करने की एक अच्छी खासी स्कीम कहा जा रहा था, वो अब भी सवालों के घेरे में है। ऑडिट रिपोर्ट से ये साफ हो गया है कि रीजनल पार्टीज ने इस स्कीम के तहत बहुत ज्यादा फायदा उठाया था जब ये स्कीम चालू थी, लेकिन इसके पीछे छुपी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज और लॉबिंग अब भी सवालों के घेरे में है। हालांकि यहाँ भी बीजेपी ने इस दौर में अपनी डोमिनेंस साबित की है। क्रिटिक्स का सवाल ये है कि क्या ये फंडिंग एक नए तरीके से पावर पॉलिटिक्स में छुपा एक एजेंडा है? नमस्ते व्यूअर्स, आज हम इस वीडियो में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पास किए गए वर्डिक्ट इन द केस ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर चर्चा करेंगे और उसके बाद आई कुछ ऐसी रिपोर्ट्स को जानेंगे जिसके बाद भी ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या वर्डिक्ट आने के बाद ट्रांसपेरेंसी स्थापित हो पाई है या नहीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 31 मार्च 2023 से फरवरी 15, 2024 तक ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी ने रुपीस 612.4 करोड़ इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए लिए थे। भारतीय राष्ट्र समिति यानी कि बीआरएस ने रुपीस 495.5 करोड़ और उड़ीसा की बीजू जनता दल ने रुपीस 245.5 करोड़ कलेक्ट किए। तेलुगु देशम पार्टी ने रुपीस 174.1 करोड़ और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने 121.5 करोड़ उठाए थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के 11.5 करोड़ और सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट के रुपीस 5.5 करोड़ भी इस लिस्ट में शामिल है। लेकिन सवाल ये है कि इतनी बड़ी फंडिंग कहां से आई और क्यों आई? ये सिर्फ एक वोटर फ्रेंडली इमेज बनाने के लिए है या फिर कॉर्पोरेट लॉबिंग का एक नया जरिया? ये नंबर्स केवल एक फाइनेंशियल रिकॉर्ड ही नहीं दिखाते, बल्कि ये तस्वीर भी दिखाते हैं कि कैसे पॉलिटिकल फंडिंग के पीछे छुपी कॉर्पोरेट और पॉलिटिकल लॉबिंग जोरों से चल रही है। आपको बता दूं कि बीजेपी और कांग्रेस जैसी बड़ी नेशनल पार्टीज का अब भी इसमें कोई रोल ऑफिशियली सामने नहीं आया है। उनकी ऑडिट रिपोर्ट्स अब तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी तक पब्लिश नहीं हुई है। लेकिन अगर हम पिछले साल के डाटा पर नजर मारेंगे तो हमें पता चलेगा कि बीजेपी इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम से सबसे ज्यादा फायदे में रही है और उन्होंने इस स्कीम के अंतर्गत बहुत ज्यादा पैसा कमाया था। अब क्रिटिक्स इस पर भी सवाल उठा रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस द्वारा ऑडिट रिपोर्ट्स को सबमिट करना क्या एक स्ट्रेटेजिक मूव है, और अगर ऐसा है तो इससे क्या पता चलता है? जो पार्टीज सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंसी की बात करती है, उनका इस तरह से ऑडिट रिपोर्ट्स को ना सबमिट करना उनके ऊपर ही कई सारे सवाल खड़े करता है। आम आदमी पार्टी जैसी पॉलिटिकल पार्टीज जो ट्रांसपेरेंसी और रिफॉर्म्स के वादे करती है, उन्होंने भी रुपीस 10.1 करोड़ बॉन्ड्स इलेक्टोरल ट्रस्ट के अंडर जर्नलाइज किए हैं। क्या ये प्रूफ नहीं है कि सभी पार्टीज के पास कुछ न कुछ छुपाने के लिए है? ये सिस्टम जितना ट्रांसपेरेंट लगता है उतना ही ओपेक और कॉम्प्लेक्स है। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के बैन होने के बाद अब पॉलिटिकल पार्टीज ने नए तरीके ढूंढ लिए हैं फंडिंग को हैंडल करने के लिए। इलेक्टोरल ट्रस्ट जैसे कुछ चैनल्स अब इस पॉलिटिकल गेम का हिस्सा बन चुके हैं। आपको बता दूं कि रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट यानी कि पीईटी, जो देश का सबसे बड़ा इलेक्टोरल ट्रस्ट है, ने फाइनेंशियल ईयर 2024 में 1075.71 करोड़ कलेक्ट किए, जिसमें 785.985 करोड़ सिर्फ 15 बड़े बिजनेस ग्रुप्स के कंट्रीब्यूशन से आए हैं। ये कॉर्पोरेट पॉलिटिकल नेक्सस एक और एग्जांपल है जो हमारे देश की डेमोक्रेसी की ट्रांसपेरेंसी क्लेम्स को क्वेश्चन करता है। पीईटी ने जो रुपीस 1075.68 करोड़ डिस्बर्स किए, उसका 67.3% यानी कि रुपीस 723.785 करोड़ बीजेपी के अकाउंट में गए। कांग्रेस को 156.4 करोड़ यानी कि 14.5%, बीआरएस को रुपीस 85 करोड़ यानी कि 7.9%, वाईएसआरसीपी को रुपीस 72.5 करोड़ यानी कि 6.7% और टीडीपी को रुपीस 33 करोड़ यानी कि 3.1% मिले। जनसेना पार्टी को बस रुपीस 5 करोड़ दिए गए। ये साफ दिखाता है कि पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कॉर्पोरेट फंडिंग का गेम सिर्फ एक पावर गेम बन गया है। पीईटी के सबसे बड़े डोनर्स आर्सिलर मित्तल, निप्पॉन स्टील इंडिया और डीएलएफ हैं, जिन्होंने रुपीस 100 करोड़ कंट्रीब्यूट किए हैं। आर्सिलर मित्तल ने जनवरी और फरवरी 2024 के बीच बीजेपी और कांग्रेस के बीच फंड्स डिस्ट्रीब्यूट किए। 6 जनवरी को रुपीस 75 करोड़ का डोनेशन दिया, जिसमें रुपीस 65 करोड़ बीजेपी और रुपीस 10 करोड़ कांग्रेस को मिले। 26 फरवरी का 25 करोड़ का डोनेशन बीजेपी के अकाउंट में गया है। अब ये सिलेक्टिव डिसबर्समेंट क्या एक कॉर्पोरेट पॉलिटिकल डील की तरफ इशारा करता है? हैदराबाद बेस्ड माथा प्रोजेक्ट्स ने रुपीस 75 करोड़ डोनेट किए हैं।
और कोलकाता बेस्ड आरपी संजीव गोयनका ग्रुप के एंटिटीज जैसे कि CESC और हल्दिया एनर्जी ने ₹70 करोड़ का कंट्रीब्यूशन किया है। मारुति सुजुकी इंडिया ने 30 मार्च 2024 को ₹60 करोड़ डोनेट किए, जबकि ओम श्री वेंकटेश्वर कंस्ट्रक्शन ग्रुप ने ₹5 करोड़ दिए हैं। फार्मास्यूटिकल जायंट हेटेरो ग्रुप ने ₹55 करोड़ कंट्रीब्यूट किए और टीवीएस मोटर्स और टीवीएस क्रेडिट सर्विसेज ने 50 करोड़ डोनेट किए हैं। मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जो पिछले साल इलेक्टोरल बॉन्ड के सबसे बड़े बायर्स में से एक था, ने ₹50 करोड़ डायरेक्टली और सब्सिडीज के थ्रू डोनेट किए हैं। वहीं सिप्ला ने ₹30.195 करोड़ का कंट्रीब्यूशन दिया और भारती एयरटेल ने अपनी सब्सिडीज के साथ मिलाकर ₹29 करोड़ डोनेट किए। ये नंबर्स इस बात को दिखाते हैं कि कैसे कॉर्पोरेट और पॉलिटिकल पार्टीज के बीच एक ओपन सीक्रेट का रिश्ता बन चुका है। पीईटी डोनेशंस का 56% यानी कि ₹602.834 करोड़ फरवरी 15 से 31 मार्च 2024 के बीच कलेक्ट किया गया, जब सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। कोर्ट के 18 मार्च के ऑर्डर के बाद पीईटी ने अपने सबसे बड़े डोनेशंस 28 मार्च और 30 मार्च को बीजेपी के लिए किए, ₹218.5 करोड़ एंड ₹118.17.5 करोड़ के चेक सेलेक्टिवली। चेन्नई हेडक्वार्टर्ड मुरुगप्पा ग्रुप ट्रप इलेक्टोरल ट्रस्ट के जरिए ₹132.5 करोड़ डोनेट करके सेकेंड लार्जेस्ट इलेक्टोरल ट्रस्ट बना है। ट्रियम्फ ने ₹127.5 करोड़ बीजेपी को और ₹5 करोड़ डीएमके को डोनेट किए हैं। ये एक और एग्जाम्पल है कि कैसे कॉर्पोरेट डोनेशंस पॉलिटिकल अलायंसेस बनाती है। सिर्फ यही नहीं, ये टाइमलाइंस एक और बात उठाती है कि क्या ये डिसबर्समेंट सिर्फ ट्रांसपेरेंसी के लिए था या फिर पावर डायनेमिक्स का एक और खेल। क्या ये सिस्टम डेमोक्रेसी के साथ मजाक नहीं है? साथ ही ये सभी ट्रांजैक्शंस एक और लेयर को ऐड करती है। ट्रस्ट को अपने सभी डोनर्स के नाम को डिस्क्लोज करना होता है, लेकिन किस डोनर का पैसा किस पार्टी को गया है ये बताने की जरूरत नहीं होती है। इस एम्बिगुइटी का फायदा उठाकर ये रिलेशनशिप कभी समझ नहीं आता है। यहाँ तक कि आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट के बाद बैंक्स तक को ऐसे चेक्स इशू करने के लिए रोक दिया गया था। इसी के साथ ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी ये गाइडलाइंस दी गई थी कि वो इस मामले में सभी इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करे और अपनी वेबसाइट पर पब्लिक करे। लेकिन सवाल ये है कि क्या इंफॉर्मेशन को पब्लिक करने से किसी की असली तस्वीर सामने आती है? हालांकि इलेक्टोरल ट्रस्ट को अपने डोनर्स के नाम डिस्क्लोज करना जरूरी है, लेकिन कॉर्पोरेट लॉबिंग के पीछे छुपे इंटेंशंस को समझ पाना अब भी मुश्किल है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो ट्रांसपेरेंसी के नाम पर ओपेकनेस को जन्म दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला एक कदम आगे जरूर है, लेकिन क्या ये सिस्टम को सुधार पा रहा है या फिर एक नए फॉर्म में करप्शन और पॉलिटिकल लॉबिंग को बढ़ावा दे रहा है? जब तक पॉलिटिकल फंडिंग का ये पूरा मामला ट्रांसपेरेंसी और पब्लिक अकाउंटेबिलिटी के अंडर नहीं आता, तब तक ये डेमोक्रेसी के नाम पर एक तमाचा लगता रहेगा। एनोनिमिटी के पीछे छुपी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज और कॉर्पोरेट एजेंडास को एक्सपोज करना अब हर वोटर के लिए एक चुनौती बन गया है। पॉलिटिकल फंडिंग के इस दौर में सबसे बड़ा सवाल जो वोटर्स के सामने है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के बाद भी क्या ट्रांसपेरेंसी के क्लेम्स बस एक सवाल बनकर रह गए हैं? डेमोक्रेसी जो बाय द पीपल फॉर द पीपल होने का क्लेम करती है, वो अब बाय द कॉर्पोरेट फॉर पावरफुल बनकर रह गई है। क्या वोटर्स इस शैडो गेम को चैलेंज करेंगे या फिर ये खेल ऐसे ही चलता रहेगा? आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइए और हमें ऐसे ही सपोर्ट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।